पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दो प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं। एक आरंभिक सिद्धांत या सबसे पुराना सिद्धांत, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भैया पृथ्वी गैस के गोले से बनी है। निहारिका सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कणों का एक विशाल ठंडा घूमता हुआ बादल हुआ करता था, जिसमें क्या क्या बेटा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हल्की गैसें हैं बेटा। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप सभी का PW आर्ट्स हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। बस 15 से 20 मिनट दे दीजिए। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को NCERT या मुझसे ही डिटेल में पढ़ रखा है तो ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, रिवीजन के लिए। आप इसको अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, 3 महीने बाद देख रहे हो, ये हमेशा हेल्प करेगा आप लोगों के लिए बेटा। टेंशन लेने का नहीं है। कुछ भी समस्या हो कमेंट में जरूर बता के जाना, तो उससे रिलेटेड मैं जब भी देखूंगा तो आप लोगों के लिए कोई वीडियो ले आऊंगा या कुछ भी। ठीक है, तो चलिए, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दो प्रकार के सिद्धांत दिए जाते हैं। एक आरंभिक सिद्धांत या सबसे पुराना सिद्धांत, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भैया पृथ्वी गैस के गोले से बनी है। इमैनुएल कांट ने इसको दिया था। फिर निहारिका एक बेतरतीब तस्तरी थी बादलों की, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसें थी, धूल के कण थे, यह सब कुछ था। इससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। लेकिन बिग बैंग सिद्धांत आया। इस सिद्धांत ने यह प्रूव किया कि कहां तुम लोग सीधे पृथ्वी या ग्रहों के निर्माण पे थे। पहले यह तो पता करो कि यह यूनिवर्स ही कैसे बना। तो यूनिवर्स का कंसेप्ट जो दिया बिग बैंग थ्योरी ने दिया, और ये आधुनिक सिद्धांत होगा। तो इस चैप्टर में हम इसी को रिवाइज करने वाले हैं बढ़िया से। तो चलिए शुरुआत कर रहा हूं मैं गैसीय परिकल्पना, जो कि इमैनुएल कांट के द्वारा दी गई। ये क्या कहती है कि प्रारंभ में एक बादल था, ठीक है, जिसमें बहुत सारे धूल के कण थे, गैस के कण थे, है ना। जो एक वो जो बादल था एक विशाल बेतरतीब ठंडा सा बादल था, ठीक है, और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो बिखरे हुए कण धूल के आपस में आकर्षित होने लगते हैं, और टकराने की वजह से फिर वो उनमें गति पैदा होती है आपस में, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो आकर्षित होने लगते हैं, और फिर आकर्षित होने की वजह से जब आपस में आते हैं तो टकराते हैं, ठीक है, और टकराने की वजह से उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। और जब उनमें गति उत्पन्न हो जाती है तो वो तेजी से क्या करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं, घूर्णन करने लगते हैं। तो ये एक गैसीय पिंड या घूर्णनशील पिंड में आप लोगों को बदलता हुआ दिखाई देता है। और घूमने की गति एक समय पे इतनी तेज हो जाएगी कि इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, बीच वाला हिस्सा तो वहीं के वहीं रह जाएगा, लेकिन आइट साइड वाले जो हिस्से रहेंगे वो बिखर जाएंगे। उन्हीं से जो बिखरे हुए आइट साइड के हिस्से थे, उन्हीं से ग्रहों का निर्माण होगा। तो तेज गति से घूमने के कारण इस गैसीय डिस्क के किनारे वाले भाग इस सेंटर से अलग हो गए। यही ये वाला सिद्धांत कहता है। और ये जो आइट साइड बिखरे हुए हिस्से थे या जो छल्ले थे, इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये जो बीच वाला हिस्सा था इससे सूर्य बन गया। तो गैसीय परिकल्पना यही कहती है। अगला सिद्धांत देखते हैं, निहारिका परिकल्पना, ठीक है। वैसे मूल तौर पे इस सिद्धांत को देने का जो काम किया था वो किया था लाप्लास के द्वारा, ठीक है। इसमें ऑटो सिमर्ड ने फिर करेक्शन भी किया था आगे चलकर। चलो तो आगे आते हैं, निहारिका सिद्धांत क्या कहता है। तो निहारिका सिद्धांत आप लोग देखोगे तो ये कहता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, धूल के कणों का एक विशाल ठंडा घूमता हुआ बादल हुआ करता था, जिसको निहारिका कहा गया। जिसमें क्या क्या बेटा, हाइड्रोजन है, हीलियम है, और हाइड्रोजन और हीलियम दोनों हल्की गैसें हैं बेटा, है ना। तो जब हमारी पृथ्वी बनेगी तो सबसे पहले यही गायब होगी हमारी पृथ्वी से। धूल के कण, एक विशाल ठंडा घूमता हुआ बादल, निहारिका मौजूद था। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण यह निहारिका धीरे धीरे सिकुड़ने लगा, है ना। और सिकुड़ने पर कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम के कारण इसकी घूमने की गति तेज हो गई, है ना। फिर तेज गति से घूमने के कारण यह बादल एक चपटी डिस्क में बदल गया। चपटी मतलब ऐसी तस्तरी के तौर पे यह बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसके केंद्र में फिर बहुत सारे पदार्थ जमा हो गए और ये गर्म होने लगे। इस बीच वाले गर्म वाले हिस्से से सूर्य का निर्माण हुआ, और आइट साइड वाले हिस्सों से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कहीं ना कहीं वही गैसीय परिकल्पना के आसपास ही था, बस इसमें थोड़ी चीजें कि ये कैसे कोणीय संवेग और ये सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं। आगे आते हैं हम किसमें बेटा, तो बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत। चलिए, बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 1920 में एडविन हब्बल ने
ठीक है, ब्रह्मांड के विस्तार के हम लोगों को प्रमाण दिए थे। और समय बीतने के साथ ही आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, ये सारी बात दी गई थी। लेकिन एक चीज और आप लोगों को यहीं पर बता दूं बेटा, कि बिग बैंग सिद्धांत को, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके विपरीत एक सिद्धांत दिया गया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी, या जिसको स्थिर अवस्था संकल्पना कहा जाता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था हॉयल ने, और इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड किसी भी समय एक जैसा ही रहा है, मतलब जैसा तब था वैसा ही आज है। ये कोई भी छोटा मोटा बिंदु बिंदु नहीं था, परमाणु या पार्टिकल नहीं था, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ बिग बैंग सिद्धांत के, आप लोग देखोगे, विपक्ष में एक तरीके से इसको दिया गया था। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे बिग बैंग सिद्धांत, जिससे हमारा यूनिवर्स बना है या ब्रह्मांड बना है। इसकी पहली अवस्था क्या कहती है? शुरुआत में पूरा ब्रह्मांड एक जगह में सिमटा हुआ था। सिमटा हुआ था मतलब एक बिंदु पर, ठीक है, और एक जगह पर जब यह सिमटा हुआ था तो यह एक एकाकी परमाणु था। आज ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, मैटर हैं, ठीक है, वे सब शुरुआत में एक एकाकी परमाणु थे। मतलब आज हमारे इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, तारे, सूर्य, ग्रह, ये वो सब सब इसी में समाहित थे। ये बहुत ही छोटे से गोले के रूप में थे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है बेटा? इसकी पहली अवस्था की, कि इसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, लेकिन बहुत ही छोटा, अत्यधिक छोटा था। इसका तापमान और डेंसिटी इनफाइनाइट थी, ठीक है, अनंत थी, कहने का मतलब यह है। तो ये इसकी पहली अवस्था थी। पहली अवस्था में ये हमारा यूनिवर्स ऐसा था। लेकिन अब आगे चल के क्या होता है, फिर उसमें छोटे से गोले में एक भयानक बदलाव आता है। मतलब शुरुआत में छोटा सा बॉल था इस टाइप से, लेकिन इसमें बदलाव आता है ना। आज से लगभग 13.7 वर्ष पहले इस छोटे से गोले में होता है विस्फोट, है ना। और इस विस्फोट से ही, इस विस्फोट को ही बिग बैंग कहा जाएगा। अब विस्फोट के बाद आप लोग देखोगे कि इसका विस्तार होना, मतलब इसमें से बहुत सारा मैटर निकलेगा, पदार्थ निकलेंगे। तो विस्फोट के बाद शुरुआत में ब्रह्मांड बहुत तेजी से फैलेगा, है ना, बहुत तेजी से पार्टिकल, है ना। और देखो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, रेड रेड भी दिख रहा होगा ये, मतलब रेड रेड मतलब बहुत हीट था, बहुत गर्म था ये। तो विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही बहुत तेजी से इसका विस्तार हुआ। लेकिन फिर आगे चलकर इसकी धीरे धीरे धीमे धीमे इसकी गति कम होगी बेटा, और जो इसमें से पार्टिकल निकलेंगे वो हमको आगे चलकर धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, यस या नो बेटा? आगे आते हैं। अब क्या हुआ आगे चलकर, कि लंबे समय बाद जो यहां जो गर्म था ये पूरा धीरे 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 क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा। और ठंडा होने के बाद, कितना ठंडा होने के बाद, लगभग 3 लाख साल बाद आप लोग देखोगे कि इसका तापमान गिरना शुरू हुआ। यहां सारी वो जो धूल गैस के कण थे, हाइड्रोजन, हीलियम, जितनी भी सारी चीजें थी, ठीक है, वो सारी गायब होने लगी। और हमारा हमको यूनिवर्स दिखाई दिया, जिसमें हमको सूर्य, ग्रह, ये सब दिखाई देंगे। तो अब हम इसी बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत ग्रह, सूर्य, पृथ्वी कैसे बनेंगे, इसके ऊपर आएंगे। यूनिवर्स कैसे बना, मतलब यूनिवर्स में ये जो तारे थे, ग्रह थे, ये कैसे आए? तो बिग बैंग में विस्फोट की वजह से आए, वो छोटे से बॉल के अंदर। अब आगे आते हैं हम, तारे कैसे बने। तारे मतलब ग्रह ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, सॉरी, तारे मतलब हम लोगों का जैसा, मतलब तारों का निर्माण या सूर्य का निर्माण एक ही है। ठीक है, चलिए, वो थोड़ी लाइन में से गलत हुई थी। बात करूं मैं तारे के निर्माण की, तो गैस के झुंड, है ना। तो वो जो निहारिका थी, निहारिका के अंदर गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस के छोटे छोटे झुंड या गांठें बन गई थी। ये गैस के झुंड आपस में टकराते और सिकुड़ने लगते थे, जिससे डेंसिटी या जो घनत्व रहेगा और जो तापमान रहेगा बहुत बढ़ जाएगा। जब अंदर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो जो परमाणु अभिक्रिया होगी, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जलकर हीलियम में बदलने लगेगी। और इसी प्रक्रिया से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से हमको रोशनी निकलती हुई दिखाई देगी, जो एक गैस के गोले के रूप में बदलती हुई दिखाई देगी, जिससे तारों का निर्माण आप लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। अगर एग्जाम में तारों के निर्माण को लिखने को आए, ये सीधे स्टेप लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब तारों के निर्माण में ही एक बार डिस्कस करना थी, प्रकाश वर्ष। याद रखना, यह समय नहीं है, बल्कि डिस्टेंस नापने का एक मापक है, पैमाना है, किसकी? तारों के बीच की। तो याद रखना, प्रकाश वर्ष
तारों के बीच दूरी नापने का एक मापक है। जैसे हम इंदौर से दिल्ली की दूरी किसमें नापते हैं, किलोमीटर में या मीटर, ये एक पैमाना है ना। ऐसे ही तारों के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से नापते हैं। ठीक है, यस या नो बेटा। तो तारों के निर्माण आज से लगभग कब हुआ था बेटा, याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू बन जाएगा। हमारा सूरज भी एक तारा है, लगभग कब बना था बेटा, याद रखना ये वाली बात भी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, देखो तारा या सूर्य का लिखने को आए, बात एक ही है। ठीक है, आगे आते हैं ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए ग्रहों के निर्माण, ठीक है। चलिए, तो ग्रहों के निर्माण की बात करें बेटा हम लोग इसमें, तो गैस की एक तस्तरी थी। सबसे पहले तारे गैस के बादलों यानी नीहारिका के अंदर बने। तारों के बनते ही उसके चारों तरफ बची हुई गैस और धूल के कण, ठीक है, घूमने लगे। गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह गैस एक घूमती हुई डिस्क के रूप में बदल गई। इन फोटो में भी आप लोग उसको देख सकते हो। फिर जब यह तस्तरी के अंदर गैस ठंडी होने लगी तो ठोस कणों में बदलने लगी। ये छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। चिपकते चिपकते ये छोटे पत्थर या पिंड में बदल गए। जैसे आप लोग देखते हो ना, हम वो मोतीचूर के लड्डू, छोटे छोटे मोती, छोटे छोटे कण आपस में मिलके एक बड़ा लड्डू बना देते हैं। ठीक है, और इन्हीं ग्रहणुओं से ही ग्रह आप लोगों को बदलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए अब अंतरिक्ष में बहुत सारे ग्रहणु हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, और जब ये आपस में टकराएंगे तो बड़े वाला छोटे वाले को आकर्षित कर लेगा गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, जिसको समवृद्धि कहा जाता है। अंत में बहुत सारे छोटे पिंडों के मिलने से बड़े ग्रह बन जाएंगे या बड़े पिंड बन जाएंगे, और इसी से हमारे सौरमंडल का में ग्रहों का निर्माण होगा। तो हमारे सौरमंडल में यह प्रक्रिया आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसी प्रक्रिया से दो तरीके के ग्रह बने, जिनको आप वर्तमान में पार्थिव ग्रह और गैसीय ग्रह कहते हो। पार्थिव ग्रह मतलब जहां पर जमीन है। तो पहला सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर मंगल है। यस या नो बेटा, इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ठीक है, जोवियन ग्रह या इन्हीं को आप लोग कहते हो गैसीय ग्रह। ये सिर्फ गैस के गोले हैं बेटा, है ना, इनके ऊपर जमीन नहीं है। ठीक है, गैसीय ग्रह तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये आप लोगों का 5वां ग्रह हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा, 7वां हो जाएगा, और ये 8वां आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारी पृथ्वी का विकास। हमारी पृथ्वी का विकास स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी पृथ्वी आप लोगों को नीली हरी भरी दिखाई देती है, शुरुआत में एक दहकता हुआ आग का गोला थी। ना इस पे हवा थी, ना पानी था, ना जीवन था। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थल मंडल के विकास को। ठीक है, लिथोस्फीयर कैसे बना। शुरुआत में पृथ्वी बहुत गर्म और तरल थी। बहुत सारे उल्कापिंड के टकराने से गर्मी बढ़ती गई। विभेदन की प्रोसेस हुई। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण विभेदन है इसमें, है ना। मतलब क्या हुआ, तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, भारी पदार्थ जो थे वो नीचे बैठने लगेंगे और हल्के पदार्थ ऊपर ही रह जाएंगे। मतलब हमारी जमीन कैसे बनी। ठीक है बेटा, तो जमीन में एक विभेदन की प्रोसेस हुई है। विभेदन का मतलब क्या होता है कि जो जब पृथ्वी ठंडी होने लगेगी तो जो पदार्थ रहेंगे, पदार्थ दो तरीके के होंगे, भारी और हल्के। तो हल्के ऊपर रह जाएंगे बेटा, और भारी वाले नीचे जाकर बैठ जाएंगे। तो लोहा और निकल जैसे आप लोगों को जो पदार्थ देखने को मिलते हैं जमीन के कोर वाले हिस्से में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यस या नो बेटा। तो यहां कहने का मतलब यह है कि इसी प्रोसेस को विभेदन कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया से पृथ्वी की 3 परतें, कोर, मेटल और भूप्रपटी आप लोगों को, जो कि अगला चैप्टर जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होगी उसमें हम लोग इसको देखेंगे भी। चलिए अब वायुमंडल और जलमंडल को देखते हैं। वायुमंडल और जलमंडल का विकास, ये दोनों का एक साथ ही हुआ है ना। चलिए, तो शुरुआत कैसे हुई, तो पृथ्वी शुरुआत में गैसों का गायब होना। पहले पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम था। जैसा मैंने कहा था कि जैसे ही पृथ्वी बनेगी या ग्रह बनेंगे, ठीक है, या तारे बनेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम गायब होगी क्योंकि ये हल्की रहेंगी। ठीक है, तो जैसे ही सौर पवन या सोलर विंड आई, उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को उड़ा दिया, और पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी फटने लगे उनसे क्या निकलने लगा, जल वाष्प, पानी की बूंदें, नाइट्रोजन गैस निकलेगी, CO2 निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी, और इनके निकलने से गैस उत्सर्जित आप लोगों को होती हुई दिखाई देती है। अब ज्वालामुखी से निकला हुआ जो जल वाष्प था, स्टीम था, बारीक बारीक जो बूंदें थी, वो ठंडी होकर पानी बन गई। लगातार ऐसा करोड़ों सालों तक होता रहा।
ठीक है, और वो पानी बनकर जमीन पर बरसता रहा, है ना। पृथ्वी पर जो बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें पानी भर गया, जिनसे महासागर बन गए। तो महासागरों की उत्पत्ति पृथ्वी के बनने से लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद हुई है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति, तो महासागर के बनने के बाद जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। प्रकाश संश्लेषण, लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले जो एल्गी रहेंगे, शैवाल रहेंगे, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इन्होंने सूरज की रोशनी का उपयोग करके खाना बनाया, जिसको प्रकाश संश्लेषण। और यही एल्गी या साइनोबैक्टीरिया पानी के अंदर ऑक्सीजन पैदा करेंगे। इसी प्रक्रिया ने उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू किया। पहले ऑक्सीजन महासागरों में भरी उन्होंने, और जब महासागरों में फुल हो गए तो ऑक्सीजन वायुमंडल में, मतलब जमीनी हिस्से में आने लगी। आज हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है वो इन्हीं की शुरुआती जीवों से आई है। ठीक है, चलिए चंद्रमा, इस पर और डिस्कस करते हैं। चंद्रमा कैसे बना, देखो रिवीजन अच्छा हो रहा होगा आप लोगों का। चलिए, तो वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति द बिग स्प्लिट, मतलब एक बड़ी विशाल टक्कर से हुई है। मतलब किससे विशाल टक्कर, तो जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इससे एक पत्थर आके टकराएगा, जिसको द बिग स्प्लिट कहा गया है। तो आज से करीब 4.44 अरब साल पहले जब पृथ्वी नई नई बनी थी, तब अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी टक्कर हुई। तो एक बहुत बड़ा पिंड या बहुत बड़ी बॉडी, जिसका आकार मंगल ग्रह जैसा था, है ना, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने थिया रखा है, वो हमारी पृथ्वी से टकराया। ठीक है, देख भी सकते हो आप लोग, ये हमारी पृथ्वी है, ये आ रहा है और ये टकरा गया। ठीक है बेटा, और टक्कर का नतीजा ये हुआ कि ये जो टक्कर थी इतनी जबरदस्त थी, इतनी खतरनाक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। मतलब अंतरिक्ष में बिखरेगा, मतलब अंतरिक्ष में मलबा। तो टक्कर के बाद जो मलबा, जो धूल और चट्टाने थी, अंतरिक्ष में उछला, और वो पृथ्वी के पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होगा, मतलब पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करेगी उस मलबे को। तो वो जो मलबा बिखरा था, है ना, ये यहां पर, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे इकट्ठा होकर वो पृथ्वी की तरफ आने लगा। ठीक है, और यहां फिर वो मलबा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब इकट्ठा हो जाएगा वो जुड़कर एक लड्डू बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। ठीक है, और फिर वो चक्कर लगाने लगेगा हमारे पृथ्वी के। इस प्रकार हमारा चंद्रमा पैदा हो जाएगा। ठीक है, यस या नो बेटा। चलिए, तो बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, बहुत सारा प्यार जो आप लोगों ने मुझे इन 20 मिनट झेला। ठीक है, ऐसे ही रिवीजन करो। देखो ये फास्ट मोड है, एक रिवीजन मोड है, ये इसलिए बनाया जा रहा है कि आपने पढ़ रखा है। ठीक है, पूरा चैप्टर का 15 से 20 मिनट में रिवीजन करके जाइए। ठीक है, चलो फिर अगली वीडियो मिलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अच्छा लगा हो कमेंट जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।